नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधी सच्ची बात कहना चाहता हूं। आप ये वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बंगाल से हैं? या फिर विदेश में रहते हुए भी इस देश की सच्ची बेटियों की कहानियां सुनते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। ये कहानी है उस चौराहे की जहां कानून ने आंखें फेर ली थीं, उस थप्पड़ की जो पुलिस की वर्दी नहीं, नारी की गरिमा पर मारा गया था, और उस बेटी की जिसने कहा, मैं डीएम की बेटी हूं, लेकिन ये लड़ाई मैंने आम लड़की बनकर लड़ी है। वो लड़की जो साधारण बाइक पर घर लौट रही थी, उसे पुलिस ने रोका, शक किया, और जब शब्दों में झरघुला तो हाथ भी बढ़े, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे सिस्टम की रीढ़ हिला दी। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब एक लड़की बोलती है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, पूरा समाज उठता है। और अगर आपकी भी बेटी है, बहन है, या आप खुद एक लड़की हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है। रिया की कहानी किसी फिल्म की नहीं, हकीकत की तरह है। वो न कोई हीरोइन थी, न किसी बड़े महल में पली बढ़ी राजकुमारी। हाँ, इतना जरूर था कि उसके पिता जिले के डीएम थे, लेकिन रिया ने कभी उस रुतबे की चादर ओढ़ने की कोशिश नहीं की थी। उसका जीवन था कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी और घर। सुबह जल्दी उठकर अपनी मम्मी के साथ पूजा में बैठना, फिर खुद अपने कपड़े धोकर प्रेस करना, और अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद बाइक पर कॉलेज के लिए निकल जाना। यही उसका रोज का रूटीन था। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था, कम से कम सुबह तक। वो शाम का वक्त था। रिया ने अपने कोचिंग की फाइल बैग में रखी, पानी की बोतल में 2 घूंट भरे और अपनी वही पुरानी काली बाइक स्टार्ट की जो एक जमाने में उसके पापा चलाते थे। बाइक की स्पीड कम थी, लेकिन रिया को कोई जल्दी नहीं थी। उसके लिए रास्ता जितना लंबा होता, सोचने का वक्त उतना ही ज्यादा होता। सड़क पर हल्का सा ट्रैफिक था। कुछ ऑटो, कुछ रईस लड़कों की कारें जो कोचिंग सेंटर के सामने हॉर्न बजा बजाकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिखाने की कोशिश में थे। लेकिन रिया इन सब से बेपरवाह थी। उसके दिमाग में बस अगली क्लास की तैयारी चल रही थी। वो लॉ की छात्रा थी और इन दिनों पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना रही थी। इसी सोच में डूबी वो उस सुनसान चौराहे की तरफ मुड़ी जो उसके घर से कुछ ही दूर था। दिन ढलने को था। आसमान में हल्का सुनहरा रंग घुल रहा था और सड़क पर अब भीड़ कम होती जा रही थी। जैसे ही उसने उस मोड़ पर बाइक घुमाई, सामने से 2 पुलिस वाले आते दिखे, एक हवलदार और एक दरोगा। उनके पास एक जीप खड़ी थी और आगे बैरिकेटिंग लगी थी। एक आम चेकिंग पॉइंट की तरह लग रहा था। लेकिन रिया ने सोचा नहीं था कि एक आम सी चेकिंग उसे उस रात तक झकझोर देगी। हवलदार ने हाथ दिखाया। रिया ने ब्रेक दबाया और बाइक एक तरफ खड़ी कर दी। गाड़ी के पेपर्स दिखाओ, दरोगा ने आवाज लगाई। रिया ने बैग से पेपर निकाले। इंश्योरेंस, आरसी, लाइसेंस, सब कुछ दुरुस्त था, लेकिन दरोगा की आंखों में कुछ और ही था। वो पेपर देखता तो रहा, लेकिन मुस्कुरा कर बोला, ये गाड़ी तो बड़ी पुरानी लग रही है, चोरी की तो नहीं? रिया चौंकी। साहब, ये मेरे पापा की पुरानी बाइक है, सारे पेपर लेटेस्ट हैं। दरोगा ने उसकी बात काटी। आजकल तो हर कोई फर्जी पेपर बनवा लेता है। तुम इतनी रात गए कहां से आ रही हो? कोचिंग से, रिया बोली। कौन सी कोचिंग? वो पूछने लगा। लॉ कोचिंग सर, रिया ने जवाब दिया। आवाज में संयम था। इतनी देर तक कौन सी कोचिंग चलती है, और तुम अकेली लड़की बिना हेलमेट पुराने बाइक पे घूम रही हो? बहुत फिल्मी नहीं लग रहा तुम्हारा अंदाज? दरोगा की आवाज में अब व्यंग्य था। रिया को समझ में आ रहा था कि बात सामान्य नहीं है, लेकिन वो शांत रही। सर, हेलमेट मेरे बैग में है, मैं गलती मानती हूं, चालान बना दीजिए, रिया ने कहा और बैग खोलने लगी। तभी दरोगा ने उसके हाथों पर नजर गड़ाई। कहीं भागने की जल्दी तो नहीं, या कुछ छुपा रही हो? उसने कहा और बाइक के पास जाकर जबरदस्ती उसका बैग चेक करने लगा। रिया ने घबराहट से कहा, सर, ये ठीक नहीं है। तू मुझे सिखाएगी क्या कि क्या ठीक है क्या नहीं? वो गुर्राया और फिर हवलदार की ओर इशारा कर बोला, इसको अंदर ले चलो, पूछताछ करनी पड़ेगी। किस बात की पूछताछ सर?
रिया अब थोड़ा सख्त हुई। तभी दरोगा ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को देखकर कहा, नाम किसके नाम पर है ये गाड़ी? मेरे पिता के नाम पर है, रिया बोली। कौन है तेरे बाप? वो बोला, हंसी दबाते हुए। रिया ने गहरी सांस ली। अब तक वो संयम से काम ले रही थी, लेकिन उस पल उसकी आंखें कुछ कह गईं। मेरे पापा डीएम हैं, उसने सीधा जवाब दिया। दरोगा हंस पड़ा। अरे वाह, अब सब डीएम के बेटा बेटी बनकर घूमते हैं। एक मैं ही रह गया हूं जो पुलिस का सगा नहीं निकला। हवलदार भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और तभी दरोगा ने हाथ बढ़ाकर रिया की कलाई पकड़ने की कोशिश की। चलो अंदर, डीएम साहब की बेटी जी, उसने घिनौने स्वर में कहा। रिया एक कदम पीछे हट गई। छूइएगा मत, उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। ओ बेटा, अब तो तू चिल्ला भी रही है। चिल्लाओ, कौन सुन रहा है? इस चौराहे पर तो परिंदा भी नहीं फड़फड़ा रहा। दरोगा की हंसी अब डरावनी हो चुकी थी। रिया की आंखों में अब डर नहीं था, वहां गुस्सा था, अपमान का लावा जो किसी भी वक्त फूट सकता था। उसने अपनी बाइक उठाई और बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गई। जीप की रोशनी उसके पीछे पीछे कुछ देर तक गई, मगर फिर रुकी। घर पहुंचते ही रिया ने बाइक खड़ी की और एकदम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मां ने पूछा, बेटा, खाना खाएगी? रिया ने सिर हिलाकर नहीं कहा। उसकी मम्मी समझ नहीं पाई कि उसकी आंखें लाल क्यों हैं, मगर रिया सीधे ऊपर के कमरे में गई, जहां उसके पिता डीएम साहब उस वक्त कुछ फाइलें देख रहे थे। और वहीं से कहानी ने मोड़ लिया। एक लड़की जो चुप रही थी, अब चुप नहीं रहेगी। डीएम साहब के कमरे की रोशनी एकदम हल्की थी। टेबल लैंप की पीली रोशनी में कुछ फाइलें बिखरी पड़ी थीं। सरकारी आदेश, निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, जिले की कानून व्यवस्था का विश्लेषण, सब कुछ यथास्थान था। मगर जैसे ही रिया अंदर आई, सन्नाटा भारी हो गया। उसके चेहरे पर वो झटका था जो कोई भी पिता तुरंत पहचान लेता है। ऐसा झटका जिसे शब्दों में कहना मुमकिन नहीं, बस आंखों से समझा जा सकता है। क्या हुआ बेटा? डीएम साहब ने पूछा। रिया ने पहले कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद किया, कुर्सी खींचकर बैठ गई और अपने बैग से वो सारे पेपर निकालकर मेज पर रख दिए। आरसी, लाइसेंस, हेलमेट तक सब कुछ एक के बाद एक रखते हुए उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, सब कुछ मेरे पास था, फिर भी। डीएम साहब ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बस अपनी बेटी को देखने में वो बात पढ़ ली थी जो किसी रिपोर्ट में नहीं मिलती। फिर भी, उन्होंने धीरे से पूछा। फिर भी उन्होंने मुझे रोका, गंदी नजरों से देखा, सवाल पूछे कि इतनी देर रात बाहर क्यों निकली हूं। और रिया की आवाज कांप गई। और फिर उसने मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। वो दरोगा और वो दूसरा हवलदार, दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं डीएम की बेटी हूं। कुछ सेकंड का सन्नाटा हुआ। फिर डीएम साहब की कुर्सी धीमे से खिसकी। उन्होंने रिया का हाथ थामा और बहुत शांत स्वर में बोले, अब तू कुछ नहीं बोलेगी, अब वो लोग बोलेंगे और पूरा शहर सुनेगा। उसके बाद की रात सोने की नहीं थी, न रिया के लिए न उसके पिता के लिए। रात को ही जिले के वरिष्ठ अफसरों की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन रिया को उससे दूर रखा गया। डीएम साहब ने सिर्फ इतना कहा, अब तू इस सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देगी, लेकिन हमारी भाषा में, नारी की गरिमा के साथ। अगले दिन सुबह से ही तैयारी शुरू हुई। एक अलग टीम बनाई गई, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ, महिला अफसर और 2 विश्वसनीय पत्रकार भी शामिल थे। मगर सबसे खास बात, रिया अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो अब खुद मिशन का हिस्सा बनने जा रही थी। वो जानती थी कि अगर वो सिर्फ शिकायत करेगी तो हो सकता है दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आ जाएगा। हवलदार कोई नया जुर्म करेगा, सिस्टम फिर आंखें मूंद लेगा। पर रिया ऐसा नहीं चाहती थी। उसी दोपहर उसने सादे कपड़े पहने, नीले रंग की सलवार कुर्ती, गले में एक हल्का सा स्कार्फ, आंखों पर चश्मा और सिर पर एक डीला सा दुपट्टा। उसके बाल खुलकर चेहरे पर आ रहे थे, जिससे उसकी असल पहचान ढंकी रहे। एक पत्रकार दोस्त ने उसे एक छोटा सा बॉडी कैमरा दिया जो उसके दुपट्टे की सिलाई में फिट था, एक माइक्रोफोन भी जो कॉलर के पीछे छिपा हुआ था। उसका मिशन शुरू हो चुका था। शाम के करीब 4 बजे रिया उसी थाने में पहुंची जहां वो दरोगा और हवलदार तैनात थे। इस बार वो एक नई पहचान के साथ थी। उसने नाम बताया, नंदिनी,
और कहा कि उसे एक शिकायत करनी है। थाने के बाहर खड़ी उसकी बाइक वहीं थी, पुरानी, भरोसेमंद। रिया ने उसे पार्क किया और सीधे अंदर गई। किसी से मिलना है? डेस्क पर बैठे एक जवान ने पूछा। दरोगा साहब से। मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूं, उसने जवाब दिया। उसी वक्त वही दरोगा बाहर निकला। वही चेहरा, वही अकड़, वही चाल। लेकिन इस बार उसने रिया को पहचान नहीं पाया। आओ अंदर, उसने कहा। रिया अंदर गई और धीरे धीरे अपनी बात रखने लगी। सर, मेरे घर के सामने कुछ लड़के आते हैं, छेड़ते हैं, फोटो खींचते हैं, और मैं डर जाती हूं बाहर निकलने से। तो फिर शिकायत क्यों कर रही हो? दरोगा ने ठहाका मारा। शिकायत करने से क्या मिलेगा? कुछ समझदारी से बात कर लो तो मसला वहीं हल हो जाएगा, रिया ने कांपते स्वर में पूछा। समझदारी मतलब? मतलब ये कि थाने में बार बार आना जाना अच्छा नहीं होता, किसी लड़की के लिए बदनामी होती है। समझ रही हो ना? उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने सिर झुकाया। अंदर आग धधक रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ मासूमियत दिखा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? दरोगा ने पूछा। नंदिनी, रिया बोली। बहुत प्यारा नाम है, उसने कहा और अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आ गया। रिया पीछे हटने लगी तो वो बोला, डरने की जरूरत नहीं है, यहां का कानून मैं ही हूं। अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। रिया ने अपने दुपट्टे की पकड़ कस ली। वैसे घर में कौन कौन है? दरोगा पूछ रहा था। मैं और मेरी मां, उसने जानबूझकर जवाब दिया। पिता? नहीं है, रिया ने झूठ बोला, ताकि उसकी असलियत सामने ना आए। अच्छा, तो फिर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसने कहा और उसके कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया ने फौरन कहा, साहब, शिकायत दर्ज कीजिए, मैं बार बार नहीं आ सकती। दरोगा अब पूरी तरह अपनी लज्जाहीनता पर उतर आया। बोला, फॉर्मेलिटी में क्या रखा है? चलो पहले दोस्ती कर लेते हैं, फिर तुम्हारा काम तो वैसे भी हो जाएगा। इतना सुनते ही रिया ने कहा, ठीक है साहब, मैं फिर आती हूं, और वो वहां से बाहर निकल गई। लेकिन दरोगा को नहीं पता था कि उसकी हर एक बात, उसकी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो वीडियो, वो ऑडियो अब सिर्फ एक लड़की के फोन में नहीं था, बल्कि उस वक्त दूर खड़ी सरकारी गाड़ी से जुड़े सर्विलांस सिस्टम में लाइव भेजा जा रहा था। थाने से निकलते ही रिया के चेहरे पर शिकन नहीं थी, मुस्कुराहट भी नहीं, बस एक अजीब सा संतोष था, जैसे किसी ने अपने अपमान को अपनी ताकत में बदल दिया हो। अब कहानी पलटने वाली थी। जिस रात रिया थाने से निकली, उसका चेहरा भावनाओं से रहित था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो एक चिंगारी के शोले बनने से पहले पैदा होती है। वो चुप थी, मगर भीतर तूफान था। किसी को नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ। बाइक चलाते वक्त उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न उस थाने की ओर, न उस वर्दी की ओर, क्योंकि अब उसे मुड़कर जवाब देने का वक्त आ चुका था। डीएम बंगले में घुसते ही उसकी मां ने आवाज लगाई, बेटा, खाना लगा दूं? मुझे पापा से बात करनी है, रिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक शांत कठोरता थी। उसका पिता, जिला अधिकारी, अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ फाइलें पढ़ रहा था, मगर जैसे ही उसने बेटी के कदमों की आहट सुनी, उसने चश्मा उतारा और आंखें ऊपर उठाईं। रिया ने उसकी टेबल पर फोन रखा। रिकॉर्डिंग चालू है, सुनिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस प्ले दबाया। वो सारी बातचीत, दरोगा के बोल, उसकी आवाज में छुपी हुई वासना, वो इरादे जो किसी इंसान को नहीं, एक शिकारी को बयान करते थे, सब कुछ डीएम साहब ने सुना। कमरे में सन्नाटा था। रिकॉर्डिंग बंद हुई। रिया ने धीरे से कहा, अब आप कहिए, क्या अगला कदम मैं उठाऊं? डीएम साहब की आंखों में जलन नहीं, गर्व था। उन्होंने कोई आवेश नहीं दिखाया, बस कुर्सी से उठे, अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब ये सिर्फ तेरा मामला नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का आईना है जो बेटी बचाओ के नारे लगाता है और गलियों में बेटियों को निगलता है। अगली सुबह ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सिर्फ विश्वसनीय अधिकारी और तकनीकी स्टाफ बुलाए गए। डीएम साहब ने रिया को साथ में बिठाया और पहली बार अपनी बेटी को प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। हमारे पास अब केवल सबूत नहीं, उद्देश्य भी है, उन्होंने कहा। कोई गुप्त कार्रवाई नहीं होगी, कोई बंद कमरे की जांच नहीं,
हम इसे वहीं उजागर करेंगे जहां अपराध हुआ था, उसी चौराहे पर, खुले आसमान के नीचे, ताकि अगली बार जब कोई पुलिस वाला किसी लड़की को अकेला देखे तो उसके जहन में डर हो कि कहीं वो भी रिया न निकले। मीडिया को बुलाया गया, लेकिन रिया के नाम का खुलासा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की गई। कल शाम 6 बजे शहर के मुख्य चौराहे पर एक लड़की की तरफ से वर्दी की बेशर्मी का जवाब लाइव दिखाया जाएगा। इस पोस्ट ने जैसे आग लगा दी। अगले दिन पूरा शहर उस चौराहे पर जुट गया जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था। अब वहां लोग थे, कैमरे थे और उम्मीद थी। मंच पर एक साधारण सी लड़की छड़ी, नीले सलवार कुर्ते में, बिना मेकअप, बिना किसी सुरक्षा घेरे के। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। मैं डीएम की बेटी हूं, उसने माइक पर कहा। लेकिन मैंने ये लड़ाई उस नाम से नहीं, उस अपमान से शुरू की है जो हर लड़की कभी न कभी झेलती है। फिर स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। वो दरोगा, उसकी भाषा, उसका चेहरा, सब लाइव हो गया। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वर्दी के अंदर ऐसी गंदगी भी हो सकती है। वीडियो खत्म होते ही रिया ने कहा, मैं चुप रह सकती थी, शिकायत कर सकती थी, मगर मुझे लगा अगर आज मैं चुप रह गई तो कल मेरी बहन, मेरी दोस्त या आपकी बेटी किसी और चौराहे पर अकेली होगी और वो पूछेगी, जब आपके पास ताकत थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? लोग तालियां बजाने लगे। तभी एक और वीडियो चला जिसमें थाना इंचार्ज दरोगा की हरकतों को देखकर हंस रहा था। उस वीडियो में वो कह रहा था, आजकल की लड़कियां तो खुद मुसीबत मोल लेती हैं। उसका चेहरा भी अब उजागर हो चुका था। डीएम साहब खुद मंच पर आए, माइक उठाया। एक अफसर होते हुए भी जब मैं ये सब सुनता हूं तो शर्म आती है कि मैं उसी सिस्टम का हिस्सा हूं। लेकिन आज मेरी बेटी ने मुझे वो साहस दिया है जो शायद किसी फाइल या रैंक से नहीं आता। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, उस दरोगा को अभी गिरफ्तार करो। डीएम साहब बोले, अभी नहीं, लेकिन हमेशा के लिए निलंबित किया गया है और उसका विभागीय चार्ज भी वापस लिया गया है। थाना इंचार्ज भी सस्पेंड है और आज से हर थाने में महिला सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। रिया ने माइक थामते हुए बस एक वाक्य कहा, यह बदला नहीं था, यह जवाब था। और यह जवाब सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर लड़की के लिए था जो चुप रही। वो चौराहा जो कल तक डर का प्रतीक था, आज हिम्मत की पहचान बन चुका था। रिया के लिए अब कोई रास्ता पीछे नहीं था। जो लड़की चौराहे पर अपमानित हुई थी, वही अब पूरे शहर में सम्मान की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, ये लड़ाई सिर्फ दरोगा तक नहीं सीमित रहेगी। अगर इस थाने में ये गंदगी है तो इसकी जड़ें भी कहीं ज्यादा गहरी होंगी, और जब तक ये जड़ें बाहर नहीं निकलती तब तक ये सिर्फ एक तमाचा नहीं, एक लाश की तैयारी है, किसी और लड़की के लिए, किसी और कोने में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन सुबह डीएम साहब ने रिया को ऑफिस बुलाया। आज क्या करना है? उन्होंने रिया से पूछा। रिया ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे फिर से लौटना है उस जगह पर, लेकिन इस बार नंदिनी नहीं बनकर। इस बार मैं बनूंगी वो जो हर दिन वहां जाती है। एक कंप्लेंट फाइल करने वाली लड़की, एक दुखी बहन, एक घबराई हुई बेटी, मैं उन सभी की आवाज बनूंगी। डीएम साहब ने थोड़ी देर सन्न रहकर बेटी को देखा, फिर बोले, अगर तुझे कोई रोकना चाहे तो। रिया की आंखें ठंडी थीं, लेकिन साफ, तो मैं और गहरी उतर जाऊंगी ताकि उन्हें सतह तक आना ही ना आए। इस बार सिस्टम का साथ भी रिया के साथ था। डीएम ऑफिस की तकनीकी टीम ने एक खास उपकरण तैयार किया, एक चश्मा जिसमें माइक्रो कैमरा लगा था, एक छोटा सा कान में डालने वाला ईयर प्लग जिससे बाहर बैठे ऑडियो एक्सपर्ट उसकी हर बातचीत सुन सकें, और उसके फोन में एक ऐप जो लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता था, सिर्फ सरकारी सर्वर पर। उस दिन दोपहर में रिया एक सामान्य लड़की बनकर थाने के बाहर पहुंची। इस बार वह सलवार कुर्ता नहीं, बल्कि एक मामूली सूती साड़ी में थी। बाल बिखरे, आंखों के नीचे काजल थोड़ा फैला हुआ, जैसे रात भर रोई हो। उसने थाने में एंट्री की। हवलदार ने एक नजर देखा, पहचान नहीं पाया। रिया अब सिर्फ चेहरा नहीं, चाल ढाल, लहजा सब बदल चुकी थी। क्या काम है? हवलदार ने पूछा। भाई साहब,
मेरी बहन की शादी में कुछ लोग दहेज के नाम पर परेशान कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से थाने आ रही हूं, पर कोई सुनता ही नहीं। रिया ने आवाज में डर और थकावट घोली। दरोगा साहब अंदर हैं, उनसे मिल लो, वो बोला। वो दरोगा, वही जिसने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की थी, अब भी उसी थाने में था। विभागीय जांच शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी, और यही रिया को खल रहा था। जैसे ही वो अंदर गई, दरोगा कुर्सी पर बैठा था, चाय पी रहा था। उसकी आंखें तुरंत रिया पर पड़ीं, लेकिन पहचाना नहीं। कहिए, क्या मसला है? साहब, मेरी बहन को उसके ससुराल वाले मारते हैं, और थाना इंचार्ज ने मेरी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। रिया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। दरोगा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर आंखें सिकोड़कर बोला, नाम? पूजा मिश्रा, रिया बोली। कौन से मोहल्ले की? नूरबाग, रिया ने एक झूठा इलाका बताया। अकेली आई हो? दरोगा ने पूछा। हां, रिया बोली। डरती नहीं हो? उसने पूछा। बहन के लिए आई हूं, डर कैसा? उसने जवाब दिया। दरोगा मुस्कुराया। बहन के लिए तो सब कुछ किया जा सकता है, उसने धीमे से कहा। फिर बोला, तुम्हारे जैसे केस तो हर दिन आते हैं, पर सुलझते नहीं। सिस्टम बहुत धीमा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बहन की मदद कर सकता हूं, लेकिन लेकिन रिया ने पूछा। कभी कभी मदद के बदले थोड़ा खास रिश्ता बनाना पड़ता है, उसने बेहयाई से कहा। रिया चुप रही। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? दरोगा कुर्सी से उठकर उसके पास आया। उसने टेबल के दूसरी तरफ आकर रिया की ओर झुकते हुए कहा, हर दिन सैकड़ों केस आते हैं, किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती जब तक कि अफसर को यकीन न हो कि शिकायत करने वाला भी कुछ देने को तैयार है। रिया ने मासूमियत से पूछा, मतलब पैसे? पैसे से भी ज्यादा? तुम्हारे जैसे चेहरे को देखकर दिल भी चाहिए, उसने कहा और उसके हाथ पर उंगली से स्पर्श करने की कोशिश की। तभी अचानक रिया उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, आग थी। उसने अपनी चप्पल उतारी और दरोगा की कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठ जा, बहुत थक गया होगा, आखिरी बार है। दरोगा हड़बड़ा गया। तू कौन है? जिसे तूने चौराहे पर रोका था, जिसका हाथ पकड़ने चला था, वही हूं मैं। अब पहचान ले। दरोगा कांपने लगा। तेरी हर बात रिकॉर्ड हुई है, हर हरकत लाइव गई है मेरे पापा के ऑफिस में, और अब नहीं सिर्फ पापा देख रहे हैं, पूरा सिस्टम देख रहा है। बाहर से हवलदार और एक महिला सब इंस्पेक्टर कमरे में दौड़े आए। रिया ने दरोगा के सामने मोबाइल रखा, वीडियो चलाया। दरोगा की सारी गंदी बातें अब वहां भी रिकॉर्ड थीं। अब तू अकेला नहीं, इस थाने की नींव भी हिलेगी, रिया बोली। डीएम ऑफिस से तुरंत एक गाड़ी आई, साथ में जिला स्तरीय महिला कमेटी की चेयरपर्सन और चीफ मेडिकल अफसर। दरोगा को तुरंत निलंबित किया गया, थाने को सील किया गया और सभी स्टाफ से पूछताछ शुरू हुई। उस दिन शाम को शहर की हर न्यूज ब्रॉडकास्ट पर सिर्फ एक खबर चल रही थी, एक लड़की जिसने सिस्टम को भीतर से तोड़ा। लेकिन रिया अब भी संतुष्ट नहीं थी। उसके पास अब एक डायरियां थीं, थाने में हर लड़की की शिकायत, जिन पर सालों से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसने तय किया, हर फाइल खुलेगी, हर आवाज उठेगी और हर दर्द का हिसाब होगा। शहर की हवा में कुछ बदला बदला सा था। अखबारों में रिया की तस्वीर नहीं थी, लेकिन उसके नाम की फुसफुसाहटें हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान, हर कोचिंग सेंटर में गूंज रही थीं। लोग कह रहे थे, वो लड़की आई थी जिसने वर्दी से सवाल पूछे, जिसने सिस्टम को चुनौती दी। रिया जानती थी, अब वक्त है सब कुछ सामने लाने का। न थानों की दीवारें, न सरकारी फाइलें, न राजनीतिक दबाव। अब सिर्फ एक सच बचेगा जो जनता के सामने खुलेगा, और वो सच सिर्फ उस दरोगा तक सीमित नहीं था। वो उन सैकड़ों कंप्लेंट्स में था जो सालों से फाइलों में सड़ रहे थे। उन लड़कियों की चीखें जो दस्तखत तो करती थीं, मगर कभी सुनवाई नहीं होती थी। उन माताओं की उम्मीदें जो बेटे खो चुकी थीं, पर इंसाफ का इंतजार छोड़ नहीं पाई थीं। इस बार रिया ने तय किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी भवन में नहीं, उसी चौराहे पर होगी जहां पहली बार उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई थी। वही जगह जहां वर्दी ने अपनी सीमाएं तोड़ी थीं, जहां डर को घर बनाने दिया गया था। डीएम ऑफिस की तरफ से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया। मीडिया हाउस को इनविटेशन नहीं, बल्कि खुला निमंत्रण भेजा गया।
जो सच देखना चाहे वो 5 बजे चौराहे पर आए। शाम होते ही पूरा शहर एक जगह जमा हो गया। कोचिंग के छात्र छात्राएं, ऑटो चालकों की कतारें, स्कूल टीचर और यहां तक कि कुछ पुलिसकर्मी भी दूर से अपनी टोपी उतार कर खड़े थे। मंच सादा था। एक पुराना लकड़ी का टेबल, 2 माइक और एक स्क्रीन जिस पर एक प्रोजेक्टर रखा था। कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, सिर्फ एक लाइन, सच सामने है। 5:02 पर रिया मंच पर आई। अब वो वहीं सलवार कुर्ता पहनकर नहीं आई थी। इस बार वो सामान्य शर्ट और जीन्स में थी, जैसे कोई भी लड़की, पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं। अब उसे छुपना नहीं था। उसने माइक उठाया। मैं रिया हूं, डीएम की बेटी नहीं, इस जिले की बेटी। आज मैं वो दिखाने आई हूं जो अब तक छुपाया गया। फिर उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और प्रोजेक्टर ऑपरेटर को दी। पहली वीडियो चली, वही वीडियो जिसमें दरोगा उसे सुलह के बदले खास रिश्ता बनाने का सुझाव दे रहा था। पूरी भीड़ एकदम सन्न हो गई। लोगों ने गर्दनें मोड़ी, कुछ औरतों ने बच्चों के कान ढांके। वीडियो खत्म हुआ। यह वही दरोगा है, रिया बोली, जो हर दिन वर्दी पहनकर हमारे ही बीच घूमता था, जिसे हम कानून का रखवाला समझते थे, लेकिन उसके लिए कानून एक पर्दा था, अपनी गंदगी छुपाने का। दूसरी वीडियो चली, दरोगा का वही इंटरनल फुटेज जिसमें वो हंसकर कह रहा था, लड़कियां तो खुद बुलावा देती हैं, शिकायतें बस शौक होती हैं इनकी। मंच के पास कुछ महिलाएं रो रही थीं। कोई चुपचाप आंसू पोंछ रहा था, कोई अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ रहा था। फिर रिया ने एक मोटी डायरी उठाई। ये वो कंप्लेंट्स हैं जो इस थाने में फाइलों के नीचे दबी थीं। ये आवाजें हैं जिन्हें कभी सुना नहीं गया। उसने 2 केस पढ़े। एक लड़की जिसकी शादी टूट गई क्योंकि दरोगा ने रिपोर्ट दर्ज करने के बदले उसके चरित्र पर सवाल उठाए, और दूसरी एक विधवा मां जिसने थाने में अपनी बेटी के किडनैप की रिपोर्ट दी थी, लेकिन पुलिस ने कहा लड़की भाग गई होगी। रिया ने मंच से नीचे उतरते हुए जनता की ओर देखा। आज कोई कानून नहीं बोल रहा, कोई डीएम नहीं बोल रहा। आज एक लड़की बोल रही है जो आप में से ही है। मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, मैं वो हूं जो आप में से हर लड़की हो सकती है, अगर आप चुप ना रहें। तभी डीएम साहब मंच पर आए। उनका चेहरा भावनाओं से भरा था, लेकिन शब्द बेहद ठंडे और संतुलित। मैं सिर्फ एक अफसर नहीं, एक पिता भी हूं, उन्होंने कहा, और अगर मेरी बेटी का अपमान मेरी वर्दी से जुड़ा होता तो मैं खुद उसे उतार देता। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वर्दी से पहले ज़मीर आता है। तभी स्क्रीन पर एक सरकारी दस्तावेज दिखाया गया, राज्य सरकार का ऑर्डर। तुरंत प्रभाव से थाने में महिला शिकायत प्रकोष्ठ अनिवार्य किया जाए। हर पुलिस अफसर को 6 महीने में एक बार लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा, और दरोगा को बर्खास्त कर केस दर्ज किया जाएगा आईपीसी सेक्शन 454A, 454B, 509 और एसएससी एसटी एक्ट के तहत। भीड़ से एक लड़की चिल्लाई, रिया दीदी जिंदाबाद। फिर कई आवाजें गूंज उठीं, हर लड़की को हक मिले, अब हम चुप नहीं रहेंगे। रिया ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुकाया। कोई भाषण नहीं दिया, कोई नारा नहीं लगाया, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। उसने सच दिखा दिया था। उस चौराहे पर अब एक पट्टिका लगाई गई, रिया चौक, हिम्मत की पहचान। और उसी चौक पर अब हर महीने महिला सुरक्षा जागरूकता कैंप लगता है। स्कूल की लड़कियों को बुलाया जाता है, पुलिस अधिकारी सवालों के जवाब देते हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई लड़की अब उस रास्ते से गुजरते वक्त डरती नहीं, बल्कि गर्दन ऊंची रखती है, क्योंकि अब वो जानती है एक लड़की ने चुप रहना नहीं चुना। तो कुछ बदल गया। उस रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और रिया चौक की पहचान शहर के लोगों की जुबान पर छा चुकी थी, तब भी रिया अकेले बैठी थी, अपने कमरे की खिड़की के पास। बाहर से आती हल्की बारिश की बूंदों की आवाज और अंदर जल रही मेज पर रखी मोमबत्ती की लौ, बस 2 ही चीजें थीं जो सन्नाटे को तोड़ रही थीं। रिया की मां कमरे में आईं, हाथ में एक कप गर्म दूध और एक पुराने एल्बम के कुछ पन्ने। बेटा, ये देख, ये तेरा वो फोटो है जब तू पहली बार स्कूल गई थी। कितनी डर रही थी उस दिन, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने फोटो देखा। उसमें एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग से चिपकी खड़ी थी।
जैसे दुनिया उसे निगल जाएगी अगर उसने मां का दुपट्टा छोड़ा। कभी सोचा था कि वही बच्ची एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगी? मां की आंखों में अब गर्व के साथ नमी भी थी। रिया ने धीमे से जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर अब लगता है शायद मेरी किस्मत में ही था। सिर्फ पढ़ना नहीं, कुछ बदलना भी। अगले दिन सुबह का अखबार शहर की हर गली में बंट चुका था। पहला पन्ना, डीएम की बेटी ने खोले सिस्टम के राज। दूसरा पन्ना, रिया बनी साहस की मिसाल। और तीसरे पर, राज्य सरकार ने कहा हर थाने में महिला अधिकारी जरूरी। लेकिन सिर्फ अखबार नहीं, रिया के मोबाइल पर भी देश भर से मैसेज आने लगे। कुछ लड़कियों ने लिखा, दीदी हम चुप थे लेकिन अब आवाज उठाएंगे। किसी मां ने लिखा, मेरी बेटी अब तुम्हें अपना आदर्श मानती है। और फिर आया वो फोन कॉल राज्य सचिवालय से, रिया जी, राज्य सरकार आपको युवा नागरिक साहस पुरस्कार देना चाहती है इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में। डीएम साहब ने जब यह सुना तो उनका सीना चौड़ा नहीं हुआ, उनकी आंखें गीली हो गईं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज तू मेरी नहीं, इस देश की बेटी बन गई है। पुरस्कार वितरण के दिन जब रिया राजभवन में पहुंची तो उसने कोई बड़ी ड्रेस नहीं पहनी, कोई मेकअप नहीं किया, बस वही साधारण सलवार कुर्ता जो उसकी पहचान बन चुका था। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरी सभा हाल तालियों से गूंज उठा। पुरस्कार लेते वक्त माइक पर रिया ने कुछ अलग ही कहा, ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए है जो अब भी चुप हैं, जो अब भी सोचती हैं कि कोई सुनेगा नहीं। आज मैं उनसे कहती हूं, एक आवाज काफी है, एक हिम्मत काफी है, और एक लड़की अगर चुप न रहे तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। उसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी किया, एक, हर थाने में कम से कम एक महिला अफसर की मौजूदगी अनिवार्य होगी। 2, 6 महीने में एक बार सभी पुलिस अफसरों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। 3, शिकायत दर्ज न करने पर थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। 4, चौराहों, सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फीड अब डीएम ऑफिस से जुड़ी रहेगी। 5, छात्राओं के लिए स्वरक्षा पाठशाला कार्यक्रम हर जिले में लागू किया जाएगा। लेकिन रिया को सबसे ज्यादा संतोष उस दिन मिला जब एक शाम बाइक चलाकर वापस आ रही थी। वही पुरानी बाइक, वही रास्ता, और चौराहे पर कुछ पुलिस वाले तैनात दिखे। उन्होंने रिया को देखा और सैल्यूट किया। उसमें से एक महिला सब इंस्पेक्टर पास आई और कहा, मैडम, अब लड़कियों की शिकायतें पहले दर्ज होती हैं क्योंकि आपने रास्ता दिखाया। रिया ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, अब किसी लड़की को यह रास्ता डराने नहीं देगा। फिर वो आगे बढ़ गई। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस बाइक की मध्यम आवाज और एक लड़की जो अब सिर्फ अपना रास्ता नहीं, पूरे सिस्टम की दिशा बदल चुकी थी। कुछ बदलाव गोली से नहीं, गवाही से आते हैं, और रिया की गवाही वो गूंज थी जो अब हर थाने, हर स्कूल, हर सड़क पर सुनी जा रही थी। क्योंकि ये बदला नहीं था, ये एक नया दस्तूर था।